तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी पे। और मैंने क्या बताया था देखो, नहीं है उसका वीडियो कहाँ पे आया? अच्छा, मैं देखा नहीं बेटा, भेज देना ठीक है। सबसे पहला अच्छा, सबसे पहला t इक्वल टू 0 पे मुझे गालियां तो नहीं सुना रहा अपने वीडियो में? क्यों उज्जवल, अपने वीडियो में मेरे को गाली तो नहीं सुना रहा बेटा जो है कि सर की वजह से मेरे 4 नंबर कट गए जो है? देखो t इक्वल टू 0 पे मैंने तुमसे कहा था Na की वैल्यू, यही है नॉट थी ना यार? ये 0 पे एक जोक याद आ रहा है, बाद में बताऊंगा। हाँ, Na की वैल्यू n नॉट थी, Nb की वैल्यू 0 थी और Nc की वैल्यू 0 थी। ठीक, ये किया था। दूसरा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे Na की वैल्यू 0 और Nb की वैल्यू 0 और Nc की वैल्यू n नॉट। ये तो पुरानी बात हो गई, क्यों? अब मेन हम t इक्वल टू टी पे थे, क्यों? लास्ट टाइम एट t इक्वल टू टी पे थे। तो उज्जवल और बेटा जो भी नीट का एस्पेरेंट हो, वो 4 नंबर जो उसके रह गए थे तुम्हें इस बार पूरे करने हैं। फिजिक्स में ध्यान रखना, सर की नाक रखनी है बेटा जो है, ठीक है? तो t इक्वल टू टी पे क्या था सुनो। सबसे पहला मैंने बोला था कि Na प्लस Nb प्लस Nc। टीएम तू तो वो है ना बेटा, तू तो आईटी एस्पेरेंट है ना? अच्छा, नीट एस्पेरेंट है। अच्छा, तो फिर तो बेटा जो है तूने भी नाक रखनी है जो है। पीएस तू आईटी एस्पेरेंट है ना? पीएस, पीएस तू आईटी एस्पेरेंट है ना? तू वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने एडवांस का वो किया हुआ है बेटा। यूट्यूब में जो मैंने एडवांस का वो किया हुआ है ना, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, ध्यान रखना बेटा। बहुत सोच समझ के किया हुआ है, ठीक? तो पहली बात तो, हाँ, Na प्लस उसी हिसाब से करना है तेरे को काम। एग्जाम वैसे ही दिखना है बेटा जो है, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करेगी। तो Na प्लस एन बी इक्वल टू एन सी, ये हो गया। अब दूसरी बात सुन, ये बताओ कि जो एन ए है, ये तो सीधे सीधे एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? बताओ। बता टीएम, एन ए तो सीधे सीधे ये होगा ना बेटा जो है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे हो गया, एन ए वर्सेस टी अगर देखोगे, एन ए वर्सेस टी, ये इस टाइप से डिक्रीज होता जाएगा, क्यों? ये तो एन ए की बात आ गई, राइट? अब चलते हैं तीसरी बात। अब एन बी पे आ जाओ।
टी इक्वल टू 0 पे एन बी 0 था और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी एन बी 0 था। और तुम्हें याद है जब 0 और 0 के बीच में हो तो एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। टीएम बता बेटा, जो है 0 और 0 के बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है, बताओ जो है। तो इसका मतलब एनबी वर्सेस टी का अगर ग्राफ देखोगे, एनबी वर्सेस टी का अगर ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से नहीं होगा, बताओ। इस टाइप का बनेगा ग्राफ, ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं ना। ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ। अब एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना। नहीं है, एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये तो आपने ग्राफ बता दिया। तुम कहोगे ना आपने तो ग्राफ बता दिया सर, ये होगा क्या एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एन सी पढ़ लेते हैं। अब देखो t इक्वल टू 0 पे एन सी 0 है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सारे न्यूक्लियस सी में कन्वर्ट हो जाना है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एन सी वर्सेस टी वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, बताओ। बता टीएम, समझ में आया कि नहीं आया। टी इक्वल टू 0 पे एन सी की वैल्यू 0 है और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे एन सी की वैल्यू एन नॉट के इक्वल है। तो सारे के सारे तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ किस टाइप से हो जाएंगे जो है, ये कर लेते हैं। ठीक, अब जरा एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टी को थोड़ा और कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब एन ए मैंने तुम्हें दे दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैं कह रहा हूं कि अभी बताता हूं तुम्हें, नहीं है, एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में भी बताता हूं। तो अगर एन ए और एन बी पता चल जाए तो ये बताओ एन सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये इतना नहीं हो जाएगा, बताओ एन नॉट माइनस एन ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम माइनस एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ क्लियर है कि नहीं है। अगर मुझे एन ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए तो एन सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जो है। ये हो गया क्या, हो गया, ठीक है। अब जरा एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकाल लेते हैं। पहली बात, इसकी जो मैथ्स है ना वो थोड़ी सी फिजिक्स के एंगल से कॉम्प्लेक्स है, तो छोड़ दो इसको। अब तुम कहोगे खुदा पहाड़ निकली चुईया जो है, यही कह रहा होगा ना उज्जवल, ठीक है, लीव इट। तुझे लग रहा होगा सर जो है कुछ बताएंगे, ठीक है, और खुदा पहाड़ और निकली चुईया बेटा जो है, तो इसका मैथ छोड़ दो, इसकी थोड़ी सी वो है। अब दूसरी बात, इवन जेई एस्पिरेंट्स को भी रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वो नहीं है। अब इतना लेकिन ये कंफर्म है कि ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाया ना, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों, ये एन बी था और ये टी था, तो ये बता दिया मैंने क्यों। इस टाइप का ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात यह है कि ये जो मैक्सिमम होता है ना, जहां पे एन बी की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो उस समय होती है जब लेमडा ए एन ए और लेमडा बी एन बी इक्वल होते हैं। ये अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, समझ में आ गया
कि एनबी की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये होगी कहानी। अब वो देखो कैसे, एट टाइम टी। मान लो ये ए था, इसके नंबर एन ए थे, और ये बी था, इसके नंबर एन बी थे। अब ये बताओ, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और ये रेट मान लो R1 है, लेकिन ये भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसका रेट R2 है। तो पहले बताओ, रेट ऑफ वन वो लैम्डा ए एन ए होगा, पहले ही बताओ। ये बताओ, ए के डिसइंटीग्रेट होने का रेट ये होगा लैम्डा ए एन ए, और इसी टाइप से जो R2 होगा वो लैम्डा बी एन बी होगा। ये हो गया। अब सुनो, इनिशियली R1 R2 से ज्यादा होगा। आप देखो ना, इनिशियली R1 R2 से ज्यादा होगा, क्योंकि Na बहुत ज्यादा है एक्चुअल में। समझ गए ना, बिकॉज Na की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन Nb है। भाई शुरुआत में तो सब ए ही था ना, अगर देखोगे। ये बताओ, t इक्वल टू जीरो पे पूरा एन वो था कि नहीं था, बताओ जो है। ये बताओ, t इक्वल टू जीरो पे 100% Na था। तो बताओ, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है शुरुआत में R1 R2 से ज्यादा होगा, क्यों? टीएम समझ में आया बेटा, शुरुआत में R1 R2 से ज्यादा होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, बी के नंबर्स बढ़ रहे होंगे, एन बी इंक्रीज कर रहे होंगे। समझ गए ना, एन बी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब बाद में सुनो, बाद में ये बताओ कि तुम्हें लग रहा है कि R2 R1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि Na बहुत कम रह गए ना, धीरे धीरे Na क्या हो रहे हैं, कम रह गए, बता उज्जवल। बाद में R2 R1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब अब Nb के नंबर्स क्या होंगे बताओ जो है। नाउ Nb विल डिक्रीज। समझ में आया? जब R1 R2 से ज्यादा होगा तो Nb बढ़ रहे होंगे, और जब R2 R1 से ज्यादा हो जाएगा तो Nb कम हो रहे होंगे। तो इसका मतलब Nb कब मैक्सिमम होंगे बताओ। देयरफॉर Nb कब मैक्सिमम होगा बेटा बताओ, किस मोमेंट पर होगा? व्हेन R1 इक्वल टू R2। क्यों? जब R1 और R2 क्या होगा, इक्वल होगा। और बाय द वे R1 कितना था, लैम्डा ए एन ए था, और R2 कितना था बताओ, लैम्डा बी एन बी था। बताओ समझ में आया? टीएम समझ में आ गया ना, जब R1 ज्यादा है तो NB के नंबर्स बढ़ेंगे, जब R2 ज्यादा है तो NB के नंबर्स कम होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम कब होंगे, NB के नंबर्स मैक्सिमम कब होंगे, जब R1 और R2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या, ठीक। अब एक चीज और देखते हैं, देखो जब R1 R2 से बड़ा था उस पे NB बढ़ रहे थे। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, प्लस डी एन बी अपॉन डी टी इक्वल टू R1 माइनस R2, तो बताओ कोई प्रॉब्लम? जब R1 R2 से ज्यादा है, NB के नंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब R1 कितना है,
लैम्डा ए एन ए है, और ये कितना है, लैम्डा बी एन बी है, और एन ए कितना था ये मैंने तुम्हें बताया था, लैम्डा ए एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी था, माइनस लैम्डा बी एन बी। बताओ कोई डाउट है? प्लस डी एन बी बाई डी टी। बता पीएस, इसमें कोई डाउट है क्या? बता। नहीं है ना? अब इसको इंटीग्रेट करके तुम एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, लेकिन वो मैथ तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्यों नहीं है? बाई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, बाई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, we can find nb as a function of time। मैथ्स वाले कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। मैथ्स वाले बच्चे कर सकते हैं फिजिक्स में, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लेकिन तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन में एक लिमिट चाहिए होती है ना बेटा, तभी पूरा हो पाएगा ना इंटीग्रेशन, तभी पूरा हो पाएगा, क्यों? तो अब इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, देखो इसकी लिमिट्स ये हो जाएंगी कि t इक्वल टू 0 पे एन बी 0 हो गया, ये हो गया ना, बस हो गया। t इक्वल टू 0 पे एन बी 0 है, ये लिमिट ले लेना, बस हो गया। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, ये कह रहे। ठीक, अब एक चीज और है, देखो इस इक्वेशन को मैं 1 कह दे रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 1 कह दे रहा हूँ मैं। अब इंटीग्रेशन क्यों टफ हुआ था वो बताता हूं, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है वो ही बताता हूं। इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ था? क्योंकि इक्वेशन 1 में ना जो R1 था, एक्चुअल में ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया था, इसकी वजह से इंटीग्रेशन टफ होता है बेटा। क्यों? देखो R1 क्या था, लैम्डा ए एन ए था, और एन ए क्या था, लैम्डा ए एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी था। तो जरा देखना ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया कि नहीं आ गया? टीएम समझ में आ रहा है? वो इंटीग्रेशन क्यों कॉम्प्लेक्स बना था बेटा जो है, क्योंकि जो इक्वेशन 1 थी उसमें R1 एक्चुअल में टाइम का फंक्शन आ गया था जो है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या करेगा कि आपको R1 ना कांस्टेंट दे देगा। अभी करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस में तुम्हें R1 कांस्टेंट दे देगा। अब इंटीग्रेशन हमारी विद इन रीच आ जाता है, विद इन रीच। ये था क्या? अभी करवाता हूँ इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और एक पॉइंट और लिख लेता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन में एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ग्राफ समझ में आ गया था
बाकी सब समझ में आ गया था कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन निकालना कॉम्प्लेक्स था। और इसलिए कॉम्प्लेक्स था बिकॉज जो R1 था वो फंक्शन ऑफ टाइम था। अगर उसको हम थोड़ा सा वो कर दें, ठीक है ना, उसको कांस्टेंट कर दें, फिर हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, विद इन रीच आ जाता है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। किसी भी ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में अब वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस तुम जानते हो, इंक्रीजिंग भी हो सकती है या डिक्रीजिंग भी हो सकती है। और वो बाय द वे कहाँ कहाँ पे मिलती है, एक तो CR सर्किट में मिलती है, एक LR सर्किट में मिलती है, और एक रेडियो एक्टिविटी में मिलती है। और इनमें क्या सिमिलरिटी होती है तुम्हें याद भी होगा बेटा, जो है कि टाउ C इक्विवेलेंट टू टाउ L इक्विवेलेंट टू एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ होती थी 1/λ, टाउ C होता था CR, और टाउ L होता था L/R। TM समझ में आया? कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में चढ़ती हुई हो या उतरती हुई हो, और एक्सपोनेंशियल हमें 3 जगह पे मिलती है, CR, LR और रेडियो एक्टिविटी। और सिमिलरिटी क्या क्या है वो कह लो। तो इसमें होता क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो परसेंटेज चेंज होता है वो सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में परसेंटेज चेंज वो सेम रहता है। बस ये कंसेप्ट है इसमें। जैसे मान लो आज X है, 5 दिन के बाद 70% रह गया, तो उसके अगले 5 दिन बाद उसका 70% रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? TM, आज मान लो X वैल्यू है, 5 दिन के बाद 70% रह गई, तो उसके अगले 5 दिन के बाद उस वैल्यू की 70% रह जाएगी। ये कह लो। तो ये है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में परसेंटेज चेंज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका डिके कांस्टेंट वो एल लेमडा दिया हुआ है। T इक्वल टू 0 पे इसके जो नंबर्स हैं वो 0 हैं, और तुमसे कहता है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये कांस्टेंट है। और ये है अल्फा न्यूक्लियाई पर सेकेंड। चलो यहीं पे एक थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज की बात बता दूं, इससे रिलेटेड तो नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में तो कल बता ही दिया था मैंने तुम्हें कि अभी मरा है। उसके जो हस्बैंड थे वो लास्ट ईयर मरे थे, फिलिप, नहीं है याद है? प्रिंस फिलिप बेटा जो है 99 ईयर्स में। तो वो 1959 में इंडिया आए थे, और उन्होंने IIT दिल्ली की फाउंडेशन स्टोन रखी थी जो है, समझ गए ना, इनके हस्बैंड ने
1959 में जो है आईआईटी दिल्ली की हो रखी थी बेटा जो है, और ये भी 61 में आई थी वैसे, एलिजाबेथ भी 61 में आई थी, नेहरू ने उनको वो किया था। तो सुनो, इसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कांस्टेंट और अल्फा न्यूक्लियाई पर सेकंड है। तो सबसे पहला, एक तो हमें एन के मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे वो निकालना है। दूसरा, एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेना, सी पार्ट। ईच डीके में ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है, ई नॉट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो 0 से लेके टी टाइम तक टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो बताना है हमें। टोटल एनर्जी रिलीज्ड, वो हमें फाइंड करना है कितना हुआ। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, 0 टाइम पे नंबर 0 है, और वो एक कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फा न्यूक्लियाई पर सेकंड। एक तो तुम्हें एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और एक मैंने तुमसे कहा हर डीके में ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो टोटल हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हमें फाइंड करना है, ये करेंगे। अच्छा, जब भी हम इक्वेशंस बनाते हैं ना तो टी टाइम पे बनाते हैं, क्यों नहीं है, जनरल टाइम पे बनाते हैं ना, जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो जनरल टाइम पे बनते हैं, क्यों, तो एट टाइम टी मान लो इसके नंबर्स n हो जाते हैं बेटा, लेट नंबर्स n हो जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि यहां से कांस्टेंट रेट से बन रहा है ना, R1 इक्वल टू एल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बताओ है कि नहीं है, ये हो गया। लेकिन ये डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है ना, R2, और वो लैम्डा इंटू एन इस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, क्यों बताओ, क्लियर है कि नहीं है। अब आप ये बताओ कि R1 की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन R2 की वैल्यू बढ़ रही है एज n इंक्रीजेस। और एक बात बताओ कि इनिशियली तुम्हें लग रहा है R1 R2 से बड़ा होगा, क्योंकि n काफी छोटा है ना बेटा, ये बहुत छोटा है इनिशियली, क्यों ये बताओ, ये बहुत छोटा है, तो इसका मतलब R1 R2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताओ जो है इनिशियली। R1 ग्रेटर देन R2, इसका मतलब उस समय नंबर्स बढ़ रहे होंगे। बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया। शुरुआत में R1 R2 से बड़ा होगा बिकॉज R2 में जो n आ रहा है वो बहुत छोटा है, n बढ़ रहे होंगे, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे, ये बताओ व्हेन R1 इक्वल टू R2, उसमें नंबर्स जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, और वही मैक्सिमम होंगे, बस हो गया। भाई एक बात बताओ, जिस रेट से बन रहे हैं
उसी रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। मान लो दोनों रेट इक्वल हो जाए, उज्जवल बता, जिस रेट से बन रहे हैं उसी रेट से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए, तो ये बताओ उसमें एन की वैल्यू फिक्स नहीं हो जाएगी? बताओ जो है वो वही वैल्यू मैक्सिमम होगी, बस हो गया। तो ये करना है तुम्हें। R1 तो था हमारा अल्फा और R2 था हमारा लैम्डा एन, क्यों? तो इसको इक्वल कर दो, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा अपॉन लैम्डा, और यही वैल्यू मैक्सिमम होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना पहला पार्ट। टीएम समझ में आया बेटा? बनने का और बिगड़ने का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो नंबर्स फिक्स हो जाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर पिछली बार नंबर्स क्यों नहीं फिक्स हुए थे? उज्जवल, नहीं है? पिछली बार जो हम कर रहे थे उसमें नंबर्स क्यों नहीं फिक्स हुए थे? तुम ये सोच सकते हो। एक्चुअल में उस टाइम पे क्या था ना, ये जो R1 था ये कांस्टेंट नहीं था बल्कि कम होता जा रहा था। समझ गए ना? लास्ट प्रॉब्लम में क्या था बताओ जो है? हाँ, लास्ट जो प्रॉब्लम थी उसमें R1 कांस्टेंट नहीं था बल्कि डिक्रीज कर रहा था, इसलिए फिर ये फिजिक्स नहीं लगी जो है। ये समझ में आया कि नहीं आया बता जो है? कि यहाँ पे R1 की वैल्यू फिक्स है, तो जब R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे तो बस हो गया, जितने बड़े उतने ही जो है फिर डिसइंटीग्रेट हो गए, तो नंबर्स फिक्स हो गए, बस हो गया। ये कह लो। तो ये तो था फास्ट पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2। ये बताओ बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में उसे कह रहा हूं जहां पे एन की वैल्यू फिक्स हो गई है। R1 R2 से बड़ा था ना? नहीं है? स्टेडी स्टेट से पहले तो R1 R2 से बड़ा था, तो इसका मतलब जो नेट रेट था वो R1 माइनस R2 था। और जरा बताना R1 माइनस R2 ये प्लस dN/dt होगा कि नहीं होगा? पीयूष बता, R1 माइनस R2 क्या होगा बता जो है? प्लस dN/dt होगा। अब जरा देखना, R1 तो फिक्स है अल्फा, और R2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स n है। तो जरा देखना इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, dN अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल टू dt। ये हो गई। और ये तुम्हें ना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, देखो लिमिट्स यहाँ पे होंगी 0 से t, और यहाँ पे होंगी 0 से n। तो जरा देखना ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं है जो मैं लिखवाता हूँ। उज्जवल याद कर जरा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं है बता जो है? याद नहीं आ रहा? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना बेटा जो है? तो यहाँ पे n कितना हो गया जरा देख जो है? a/b ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस bct होता था। a माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस bct। तो a यहाँ पे अल्फा है, b यहाँ पे लेमडा है, और c यहाँ पे 1 है। c यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया अल्फा अपॉन लेमडा 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा t। ये बन गया इसको। और जरा देखना ये एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ इक्वेशन है कि नहीं है?
ट्वेल्व। ये बता एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई इक्वेशन है कि नहीं होता जो है, तो यहाँ पे ये हो गया n वर्सेस t। ये यहां तक जाएगा, क्यों? ये वाली वैल्यू पे जाएगा ना, अल्फा अपॉन लेमडा पे जाएगा, क्यों? तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। लो और जरा देखना ये n के मैक्सिमम नंबर्स हो गए। पीयूष बता बेटा, ये n के मैक्सिमम नंबर्स हो गए कि नहीं हो गए, बता जो है। n के मैक्सिमम नंबर्स ये आ गए, और पहले भी देख हमने n के मैक्सिमम नंबर्स क्या निकाले थे, जरा देख, ये निकाले थे। समझ में आ गया? अब चलते हैं सी पार्ट में। जीरो से लेके टी टाइम तक टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई? एक बात बताओ, एट टाइम टी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, केवल डिसइंटीग्रेशन कह रहा हूं, ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो लैम्डा एन के इक्वल था ना। रेट का मतलब वही पर सेकंड होता है। पर सेकंड इतने डिसइंटीग्रेट हो गए थे, क्यों? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लैम्डा इंटू एन था, और अगर मैं एन की वैल्यू ये रख लूं, एन की वैल्यू अगर मैं ये रख लूं, तो जरा देखना यहां से लैम्डा एन कितना आ गया बेटा, ये था एल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एक डीके में तुमसे ये कह रहा है कि ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बोला हुआ है ना, एक डीके में ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक बात बताओ कि पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बताओ। देयर फोर एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड, अच्छा उसको पावर भी कहते हैं। ये बताओ एनर्जी रिलीज पर सेकंड को मैं पावर भी तो कह सकता हूं। ये जरा बताओ, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये होगा या नहीं होगा उज्जवल? भाई पर सेकंड इतने डिके हो रहे हैं, पर सेकंड इतने डिके हो रहे हैं, और एक डिके में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं है, एक डिके में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब पर सेकंड एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये आ गया एल्फा ई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी आ गया। और जरा देखना ये पावर आपकी ना फंक्शन ऑफ टाइम आ गई बेटा, और ये बताओ कि अगर पावर फंक्शन ऑफ टाइम आ रही है और मुझे ई टोटल निकालनी है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ जो है। ई टोटल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी टी फ्रॉम जीरो से टी। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ उज्जवल। समझ में आ गया बेटा जो है, पावर तुम्हारी फंक्शन ऑफ टाइम आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हें अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, तो पावर को इंटीग्रेट कर देना, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक, बस हो जाएगा। भाई तुम एक बात बताओ, अगर पावर कांस्टेंट रही होती मान लो ना, अगर पावर कांस्टेंट होती मान लो 10
जूल पर सेकेंड होती मान लो, तो इसका मतलब हर सेकेंड में 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 5 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 50 जूल। क्यों तन्मय बता? अगर मान ले पावर 10 जूल पर सेकेंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर सेकेंड में 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर मेरे को 5 सेकंड में निकालनी, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी बता, जो है 50 जूल। लेकिन अगर पावर टाइम का फंक्शन आ रही है, हाँ पावर अगर टाइम का फंक्शन आ रही है, तो फिर एनर्जी कैसे निकालोगे तुम, ये बताओ जो है। फिर इंटीग्रेट करके निकालोगे, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर पावर कांस्टेंट है तो सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करो, और अगर पावर वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेट करो, बस हो गया। अच्छा, ईटी का एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो देख लो क्या है। सुनो, एक बात बताओ, मैं इसको ये लिख दूं सीधे ई नॉट इंटू टोटल डिसइंटीग्रेशंस अप टू टाइम टी। तो बताओ कोई प्रॉब्लम? एक डिसइंटीग्रेशन में ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो जीरो से लेकर टी तक मैं निकाल दूं कि कितने डिसइंटीग्रेशन हुए, उसको ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी हो सकता है। अब टोटल डिसइंटीग्रेशन कितने हुए सुनो, ई नॉट इंटू एल्फा और इंटू टी, ये तो फॉर्म हुए ना, बने ना। माइनस एन, ये बचे अभी। तो बताओ इनका जो डिफरेंस होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, बता टीएम, बता बेटा जो है। एल्फा के कांस्टेंट रेट से बन रहे थे, एल्फा के कांस्टेंट रेट से बन रहे थे, तो टी टाइम में कितने बने होंगे बता, एल्फा इंटू टी बने होंगे, और इतने रह गए, तो इसका मतलब बाकी कहाँ चले गए बेटा, ये बताओ जो है। बाकी डिसइंटीग्रेट हो गए, बस हो गया जो है। समझ में आ गया? एल्फा और टी बने और एन रह गए। और वैसे एन हमने कितना निकाल लिया था वैसे, बाय द वे एन निकाल लिया था हमने एल्फा अपॉन लेमडा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये निकाल लिया था बस। समझ में आ गया अल्टरनेट मेथड क्या है? ठीक। अब थोड़ा वाले क्वेश्चंस करते हैं, बाकी वाले। उससे पहले लेकिन एक चीज बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है ना, कि ई की पावर्स आते हैं, तुमने देखा होगा। लेकिन अगर कोई भी अच्छा क्वेश्चन सेटर है बेटा जो है, तो वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आपको ई की पावर यूज ना करनी पड़े। उज्जवल पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? रेडियो एक्टिविटी में नॉर्मली क्या होता है, ई की पावर माइनस लेमडा टी होता है, नहीं? लेकिन मैंने तेरे से कहा कि अच्छा क्वेश्चन सेटर क्या करेगा बेटा जो है, अच्छा क्वेश्चन सेटर ऐसा बनाएगा, क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आपको ई की पावर यूज ना करने पड़े। लेकिन वो जीरो पे पहले एक कहानी मेरे को याद आ गई ना बचपन की बेटा जो है। ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में क्या हुआ, मेरे केमिस्ट्री मेरे पसंद का था नहीं जो है सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में क्या हुआ, 90 मार्क्स आए जो है। अब मेरे पापा पीछे पड़ गए, कहने लगे नहीं मैं मतलब जो है मान ही नहीं सकता, तूने जीरो तूने लगाया जो है, ठीक है, जीरो तूने लगाया जो है। अच्छा, उनको आज तक विश्वास नहीं है, मतलब जो है, हाँ। अच्छा सुना हुआ है तूने? तो उनको जो है आज तक विश्वास नहीं हुआ जो है, हाँ हाँ हाँ। मैंने एक्चुअल में जीरो नहीं लगाया था, बल्कि क्या लगाया था, 9 लगाया था बेटा जो है। अब सुना है तो स्पॉइलर हो गया तू जो है, तो स्पॉइलर बन गया जो है। तो तन्मय जीरो नहीं लगाया था मैंने, 9 लगाया था उसमें जो है।
अब चलते हैं बाकी क्वेश्चंस। तू बेटा जरूर किसी को ना स्पॉइलर बनता होगा, कहानी बिगाड़ देता है जो है ना, तो हमेशा कहानी बिगाड़ देता है। अब चलते हैं मोर एग्जाम्पल्स। सबसे पहला, हाफ लाइफ तुम्हें दे रखी है, मान लो 1 मंथ। जा बेटा जा, चले जा तुझे, जा। ठीक, हाफ लाइफ दे रखी है 1 मंथ, और 2 मोल हैं बाय बेटा, 2 मोल हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के इस समय। तुम्हें टोटल डिकेज निकालने हैं इन 1 मिनट। इसमें तुम्हें याद है मैंने एक कंसेप्ट दिया था पीएस, कि अगर डेल्टा टी वेरी वेरी लेस देन टी हाफ हो, तो फिर डेल्टा एन डी वो तुम लैम्डा एन इंटू डेल्टा टी कर देना, बस हो गया। ये बोला था मैंने, क्यों? ये बोला था ना डिकेज, ये कर देना, अब वैल्यू रख लो बस। अब ये तो लैम्डा को मैं ln 2 अपॉन टी हाफ लिख दूं, बता, नहीं है? ये हो गया। अब नंबर्स कितने हो गए? 2 मोल्स दे रखे हैं, तो 2 × 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो गया। और तुम्हें निकालने कितने में थे? 1 मिनट में निकालना था, इंटू 1 मिनट कर दो, क्यों? लेकिन बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाफ लाइफ है ना, इसको भी मिनट में रखना पड़ेगा बेटा। जो फिर तन्मय समझ में आ रहा, तभी मिनट और मिनट कैंसिल होंगे बेटा, इसको मिनट में रखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी हाफ लाइफ 1 मंथ दे रखी है, 1 मंथ में चलो 30 डेज मान लेता हूँ, 30 डेज 24 आवर्स 60 मिनट, ये करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हारे मिनट और मिनट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ में आया क्या करना है बेटा जो है? अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। t इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी मान लो 100 है, 100 डीपीएस है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्टिविटी मान लो 90 डीपीएस है। तुम्हें t इक्वल टू 6 सेकेंड पे निकालनी है। अभी मैंने तुम्हें ना कुछ देर पहले एक कंसेप्ट दिया था, ये बताओ कि 2 सेकेंड में 100 की 90 रह गई, तो 90% रह गई ना। ये बताओ 2 सेकेंड में 90% रह गई कि नहीं रह गई है? ये हम बता। तो हर 2 सेकेंड में वो 90% रहती चली जाएगी, बस हो गया। जैसे तू ये देख कि ये 100 है,
ये 2 सेकंड के बाद 90% रह गई, मतलब 90 रह गई। तो अगले 2 सेकंड के बाद ये 90% ऑफ 90 रह जाएगी। इसका मतलब 81 रह जाएगी। समझ में आया? और अगले 2 सेकंड के बाद और फिर से 90% ऑफ 81 रह जाएगी। और 90% का मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना एक तरीके से, तो ये 0.9 इंटू 81 आ गया। टीएम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में परसेंटेज जो चेंज आता है वो सेम रहता है बेटा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। मैं तुम्हें जस्ट ये बता रहा हूँ ना क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। कहीं पे तुम देख रहे हो मैं ई की पावर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं है, ई की पावर हम कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहे बेटा, जो है डायरेक्ट वो होते चले जाते हैं। तीसरा सुन, तुम्हें हाफ लाइफ निकालनी है, और ये कहता है कि N1 न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं पर सेकेंड। N1 न्यूक्लियाई डिके पर सेकेंड। व्हेन टोटल न्यूक्लियाई आर N2। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से, तुम्हें हाफ लाइफ निकालनी है और तुमसे कह रहा है कि N1 न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं पर सेकेंड जिस समय न्यूक्लियाई N2 है, जिसमें N2 न्यूक्लियाई है। तो एक बात बताओ, एक इक्वेशन ये होती है ना हमारे पास माइनस dN/dt, इक्वल टू लेमडा इंटू एन। और लेमडा को मैं ऐसे लिख सकता हूं ln2 अपॉन टी हाफ इंटू एन। अब एक बात बताओ, अभी यहाँ पे माइनस dN/dt, यही तो तुम्हें N1 दे रखा है। देखो जरा, देख पीयूष, माइनस dN/dt यही तो तुम्हें N1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ होता, जो है ये N1 दिया हुआ है। और ये जो N है ये कितना दिया हुआ है, ये इसमें N2 दिया हुआ है। क्यों? अब देख जरा क्वेश्चन से मैच करवा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बता, जो है ये N2 दिया हुआ है, तो यहां से टी हाफ निकाल ले, बस हो गया। नहीं है, इसका मतलब टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ आ गया ln2 इंटू N2 अपॉन N1। समझ में आया पीयूष एंड तन्मय? समझ में आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। टी इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी मान लो 1600 डीपीएस है, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक्टिविटी मान लो 100 डीपीएस रह जाती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड में एक्टिविटी क्या रही होगी। अब ध्यान से देखना, 1600 से
एक हाफ लाइफ के बाद 800 रह गई होगी, फिर 400 रह गई होगी, फिर 200 रह गई होगी, और फिर 100 रही होगी। बताओ ये कुछ है कि नहीं है, बताओ जो। इसमें देखो 4 हाफ लाइफ निकली है ना, 1, 2, 3 और 4। क्यों? मतलब 1600 से 100 जाने में तुम्हारी 4 हाफ लाइफ निकली है, 4 हाफ लाइफ। और ये 4 सेकंड के इक्वल है। क्यों? इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी हो गई फिर? 4 हाफ लाइफ 4 सेकंड के इक्वल है, तो इसका मतलब टी हाफ कितनी होगी बेटा, ये बताओ जो है। इसका मतलब टी हाफ वो 1 सेकंड हो गई ना फिर। टीएम समझ में आया बेटा? 4 हाफ लाइफ तुम्हारी 4 सेकंड के इक्वलेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया बता, हाफ लाइफ 1 सेकंड हो गई। अब सिंपल है कि टी इक्वल टू 4 पे, टी इक्वल टू 4 पे 100 डीपीएस पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब टी इक्वल टू 5 पे, फिर ये 50 डीपीएस आंसर होगा ना फिर। क्यों? ये नहीं होगा, बिकॉज ये टाइम हाफ लाइफ के इक्वल है। समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। T1 टाइम में R1 एक्टिविटी है, T2 टाइम में R2 एक्टिविटी है, और हाफ लाइफ मान लो T दे रखी है। क्वेश्चन देख लेना सही ढंग से। T1 टाइम पे R1 एक्टिविटी, T2 टाइम पे R2 एक्टिविटी, और हाफ लाइफ तुम्हें दे रखी है T के इक्वल। ठीक, तो तुम्हें निकालना है कि टोटल डीके कितने होंगे। टोटल डीके फ्रॉम T1 टू T2। अब मुझे एक बात बताओ कि R, ये लेमडा इंटू एन होता है ना, ये होता है ना, R इक्वल टू लेमडा इंटू एन होता है कि नहीं होता, बताओ जो है। ठीक, इसमें से लेमडा तो चलो एक फिक्स है बेटा, फॉर गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्यों? एक तरीके से R प्रोपोर्शनल टू एन आ गया ना, मतलब लीनियर रिलेशन हो गया। क्यों? पीयूष बता। इसका मतलब R1 प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, R प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया। और मेरे ख्याल से लीनियर रिलेशन में फिर तुम जानते होगे, फिर मैं इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लीनियर रिलेशन है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ डेल्टा R इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एन, ये लिख सकता हूँ। बताओ, अगर लीनियर रिलेशन है तो बताओ ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ जो है। ये हो गया। अब यहां से तुम्हें डेल्टा एन निकालना था, बस हो गया। नंबर्स में कितना चेंज आ गया ये निकालना, वही तो डीके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ डेल्टा एन कितना हो जाएगा, बताओ जो है। डेल्टा एन हो जाएगा
डेल्टा आर अपॉन लैम्डा। अब वैल्यू रख दो बस, होगी डेल्टा आर का मतलब R1 माइनस R2 और लैम्डा का मतलब ln2 अपॉन टी हाफ। बताओ, ये हो गया, बस हो गया। और डेल टी हाफ कितना रख सकता है, ये तुम्हें कैपिटल टी दे रखा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वाली जो फिजिक्स है ये तभी लगाओगे जब रिलेशन क्या हो बेटा, जो है जब रिलेशन वो हो लीनियर हो। हाँ ध्यान रखना, जब लीनियर रिलेशन हो तभी इसको अप्लाई कर पाओगे, ये ध्यान रखना जो है। अदरवाइज अगर तुम वैसे देखते हो कि अगर वैसे निकालते तो हम कैसे करते, देखो R इक्वल टू लेमडा एन था, तो मैं एन को R अपॉन लेमडा कह सकता हूं। अब ये बताओ कि T1 टाइम पे इसका मतलब जो नंबर्स रहे होंगे वो R1 अपॉन लेमडा रहे होंगे, क्यों तन में बता। इस वाले को यूज कर रहा हूं मैं, ये हो गया। और T2 टाइम में कितने नंबर्स रहे होंगे, R2 अपॉन लेमडा। तो वहां से भी तो यही आ रहा, देख नहीं है, T1 टाइम पे जो नंबर्स रहे होंगे R1 अपॉन लेमडा, T2 टाइम पे R2 अपॉन लेमडा। तो इसका मतलब डीके कितने हो गए फिर, डीके कितने हो गए, N1 माइनस N2 डीके हो गए ना, क्यों N माइनस N2। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 अपॉन लेमडा, ये डीके होगा बस, ये कह लेते। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट बेटा जो है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक मेडॉन फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें फ्यूजन फिशन वो सब आ जाएगा, फ्यूजन फिशन एक्सेट्रा। फिर हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इसी मंथ में हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत आएगा बेटा जो है। और ये तुम्हें याद होगा मैंने दिया था 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता था, याद है नहीं है। दूसरी बात, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी ना, E इक्वल टू mc², मतलब मास एंड एनर्जी। ये कन्वर्टेबल है, क्यों, उन्हें को बहुत डिफिकल्ट है। इसमें चलो आइंस्टीन पे भी एक तुम्हें थोड़ा जनरल वो बताता हूँ, जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना बेटा जो है, हिटलर तो तुम जानते ही हो कितना बदमाश था, नहीं है। तो हिटलर जो है, हिटलर के वहाँ जो है साइंटिस्ट लगे हुए थे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बेटा जो है ना। तो अच्छा, यूएस पहले तुम्हें मालूम होगा, यूएस पहले जो है उसमें नहीं था ना, वर्ल्ड वार टू में नहीं शामिल था। वो तो जब जापान ने पर्ल हार्बर पे फिर बम्बार्ड में किया तब वो आया, कह लो जो है। तो उसमें रूजवेल्ट थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट बेटा जो है नहीं है। तो कुछ लोअर लेवल के जो वो थे साइंटिस्ट थे,
जो काफी ज्यूस थे, बेसिकली ओरिजिनली ज्यूस थे, वो यूरोप से भाग के अमेरिका चले गए थे। मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन आइंस्टीन के बराबर नहीं थे। समझ गए ना, आइंस्टीन के बराबर नहीं थे। उनको लग गई थी भनक कि हिटलर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो है। तो उन्होंने कहा यार, हम अगर प्रेसिडेंट को कहेंगे तो हमारी बात को तो माना नहीं जाएगा जो है। तो उन्होंने आइंस्टीन को कन्विंस किया जो है। उनका हमें कॉन्क्रीट वो है ना, कि वहां पे बॉम्ब बन रहा है जो है। तो आइंस्टीन से रिक्वेस्ट की कि आप प्रेसिडेंट को बोलो जो है। तो फिर आइंस्टीन ने फिर क्या हुआ कि तब एक लेटर लिखा बेटा जो है ना, रूजवेल्ट को लेटर लिखा। और वो बड़ा हिस्टोरिक लेटर है, मतलब जो है, जिसमें उसने लिखा था कि मतलब जो है, हम भी जो है बॉम्ब बनाए जो है, उस टाइप का जो भी है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन दी थी एनीवे। तो फिर वो ऑपरेशन मैनहट्टन, हैंटन कुछ इस टाइप से किया है, वहाँ का एक सिटी है ना बेटा जो है, उस पर फिर बॉम्ब बनाना स्टार्ट हुआ जो है। बहुत बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ है जो है। और फिर अमेरिका ने सबसे पहला बॉम्ब बनाया जो है। हाँ, अमेरिका ने सबसे पहला बॉम्ब बनाया। और जर्मनी क्यों पीछे रह गया, है ना, ये था कि जर्मनी क्यों नहीं बना पाया, जबकि उसके पास भी बहुत साइंटिस्ट हुआ था। तो एक तो खैर ये था कि उसका जो भी कहते हैं, मतलब कई थ्योरीज हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि साइंटिस्ट खुद भी नहीं चाहता था कि हिटलर जो है बॉम्ब बनाए जो है ना। मेन थ्योरी तो यही है कि वो साइंटिस्ट जो जर्मनी का था वो खुद भी नहीं चाहता था, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर था, तो काम तो कर रहा था, लेकिन ड्रैग कर रहा था, उस चीज को ड्रैग कर रहा था। तो वो इंटरनली चाहता नहीं था कि बॉम्ब बने जो है वहाँ पे। तो एनीवे, मास और एनर्जी जो है, उन्होंने कहा कि आपस में क्या होती है, कन्वर्टेबल होती है। ठीक। अब तीसरी बात, यहाँ पे जो मास होते हैं ना ज्यादातर, वो एएमयू में आते हैं। क्यों? और 1 एएमयू तुम जानते होगे, जिसको हम 1 यू भी दिखाते हैं कई बार, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। एक एएमयू मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो करीब करीब 931.48 इतनी एमईबी एनर्जी रिलीज करता है। ये ध्यान रखना बेटा। समझ में आ रहा है? 1 एएमयू मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो करीब करीब कितनी एनर्जी निकलती है? 931.48 एमईबी, इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूं 1 एएमयू इक्वल टू 931.48 एमईबी, तो बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है? बताओ तन्मय, तू बता बेटा जो है। मैं कह रहा हूँ कि एक एएमयू मास जब एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 931.48 एमईबी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन नीचे वाली सही है या गलत है? अभी एक्चुअल में सही नहीं है, क्यों बता रहा हूँ देखो। यहाँ पे ये तो हो गई मास की यूनिट, और ये हो गई एनर्जी की यूनिट, इसलिए सही नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कभी, अपॉन सी स्क्वायर कर देते हैं। हाँ। अब बताओ, अब सही है या नहीं, बताओ बेटा। अब बताओ, अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जो है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको इस टाइप से लिखते हैं, 1 एएमयू इक्वल टू 931.48 एमईबी पर ये क्या। ठीक। अब थोड़ा पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है ना, वो R0 A⁻³ होती है। और यहाँ पे A तो है मास नंबर, और R0 एक कांस्टेंट है।
जो रफली तुम ये समझ लो कि 1.3 फर्मी होता है। फर्मी तो जानते हो ना कितना होता है, टीएम। फर्मी जानते हो कितना होता है बेटा जो है, जानते हो ना फर्मी कितना होता है? नहीं 12 तो नहीं होता मेरे ख्याल से, 10⁻⁻15 तो नहीं होता। देख लेना एक बार, 10⁻⁻15 मीटर होता है मेरे ख्याल से, देख लेना। चलो फर्मी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फर्मी कितना होता है एक बार चेक कर लेना बेटा सही ढंग से। तो ये 1.3 फर्मी होता है। दूसरी बात, तो इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होगा। बताओ। नहीं है, मतलब मास नंबर से अगर देखोगे तो रेडियस क्या हो गई, ए की पावर ये हो गया। और थर्ड, तो इसका मतलब ये बताओ कि जो वॉल्यूम होगा वी, ये प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा या प्रोपोर्शनल टू ए होगा? बताओ, क्लियर है? पीयूष बता बेटा जो है, इसका मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए हो गया, कह लो जो है। ठीक। और फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो अभी मैं प्रूव करूंगा प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 होती है। इसका मतलब ऑल न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है बेटा जो है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और उसका जो ऑर्डर होता है ना वो 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर का होता है, ध्यान रखना बेटा। समझ गए ना? सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है और वो 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर की होगी। और वो देख लो क्यों ऐसा। ये बताओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और जरा बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो मास है ये प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा? यूज बता, ये बता कि जो मास है वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। और अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जो वॉल्यूम है ये भी प्रोपोर्शनल टू ए है। नहीं है तो वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू ए है। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी बताओ जो है, डेंसिटी तुम्हें ये नहीं लग रहा प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 होगी, मतलब इंडिपेंडेंट होगी? क्यों तन्मय, समझ में आया? समझ में आया? किसी रेडियस, किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो होती है R0 ए की पावर 1/3। इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन जो डेंसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है। इसका मतलब सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। और उसका जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब इतना। बाकी चलो अब कल करेंगे जो है, ठीक है। चल फिर, ओके, बाय एंड थैंक यू है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो कल करते हैं फिर उसको। बाय।